नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। एक निरोग जीवन के लिए हम सभी कोशिश करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ ही जाती है तो उसके उपचार के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और यहीं से बीमारी के खिलाफ जंग की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान हम ये पशोपेश में भी रहते हैं कि कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सी मेडिकल प्रणाली सही है, आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास जाएं या एलोपैथ से इलाज करवाएं। कई बार अस्पताल का भारी भरकम बिल देखकर परेशान भी हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्यों मरीज आज परेशान हैं? क्या डॉक्टरों की मानसिकता बदली है या फिर मेडिकल सर्विसेज का कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया है कि अब मुनाफे को मानवता से पहले रखा जाने लगा है? आज हम इन तमाम बातों पर गौर करेंगे। आयुर्वेद की बात करें तो ये हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसे अपनाकर हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। सदियों से आयुर्वेद का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में सरकारी उपेक्षा की वजह से आयुर्वेद अपने ही देश में पराया हो गया था। धीरे धीरे लोग आयुर्वेद से दूर होते चले गए और एलोपैथ से जुड़ते गए। आज हम स्वस्थ रहने के लिए अमेरिकी तौर तरीके अपना रहे हैं। इस कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमर्शियलाइजेशन काफी बढ़ चुका है। इसका असर काफी हद तक हम साफ देख भी रहे हैं। इलाज महंगा हो गया है, निजी अस्पतालों में गरीबों का जाना दूभर है। मध्यम वर्ग व्यक्ति भी अगर जाता है तो उसे लंबा बिल थमा दिया जाता है। कमर्शियलाइजेशन के कारण पहले एक फैमिली डॉक्टर का जो चलन था वह भी अब खत्म हो गया है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ रोगियों को मिलने की बजाय बड़े निजी अस्पतालों को मिलता है। वे गांव में जाकर निशुल्क जांच के बहाने कई नागरिकों को रोगी बनाकर इलाज करते हैं और इस कमर्शियलाइजेशन की प्रवृत्ति के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन निजी अस्पतालों का तर्क कि स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगी हैं, ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे देश में जहां अधिकतर लोग स्वास्थ्य पर इतना अधिक व्यय नहीं कर सकते, क्या कोई विकल्प है? आज के इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो इलाज कराने के लिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सी पद्धति अपनाएं, कि आयुर्वेद पद्धति अपनाएं या एलोपैथ की तरफ जाएं। लेकिन कारण इसके पीछे यही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो बाजारीकरण है या फिर हम कहें कमर्शियलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से न सिर्फ गरीब आदमी बल्कि मध्यम वर्ग को भी अपना इलाज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल वाकलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सीएमडी हैं TCIL से। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विश्वजीत महापात्रा भी जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुरेले भी जुड़ चुके हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून से ताल्लुक रखते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विमल वाकलू जी, आपके पास ही आना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है जो इतना कमर्शियलाइजेशन इन दिनों हमें स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिल रहा है, और न सिर्फ गरीब बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी खासी दिक्कतें ऐसे में पेश आती हैं? धन्यवाद ज़ायरा जी। मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक संस्था से जुड़ा हूं जिसका नाम है पब्लिक पुलिस, और इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस बालकृष्णन, जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के और ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं जी। तो हम आम नागरिकों की समस्याओं को के बारे में चिंतन करते रहते हैं, और इस संबंध में हमें भी ये फीडबैक मिला कि लोग कई जगहों पे इस कारण से परेशान हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हो रही हैं और उनको पूरे जो सरकारी तंत्र का ये जो बजट वगैरह उसका उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका हमने चिंतन किया। ऐसा लगता है कि आधुनिक विज्ञान ने तो स्वास्थ्य सेवाओं में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई बीमारियों का
इलाज जो असंभव लगता था आसान दिखने लगा है। तो एलोपैथिक सिस्टम ठीक था। एंड जैसा कि आपने कहा फैमिली डॉक्टर, मुझे याद है मैं कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर में भी फैमिली डॉक्टर हमारा दोस्त की तरह काम करता था और थोड़े से खर्चे में, जो कि कभी भी हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कभी भारी नहीं पड़ता था। लेकिन इन 50 वर्षों में काफी देश में बदलाव आया है। जैसा कि आपने ठीक कहा जी। कि अंग्रेजों ने यहाँ पे एलोपैथिक सिस्टम चालू किया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन में, यूके में जो उनका सिस्टम है, वहाँ पे पूरा जो ध्यान है वो सरकार ही रखती है हेल्थ का। वो प्राइवेट एंटरप्राइज इतना सक्षम नहीं है। लेकिन हमने जो पद्धति फॉलो की है, जैसा कि आप कह रहे थे ठीक से, वो अमेरिकन पद्धति फॉलो की है, जहाँ पे कि पूरा कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने देखा कई हमारे दोस्त हैं, ईमानदार डॉक्टर, जो तन मन धन से रोगियों को स्वस्थ बनाने की लक्ष्य उनका रहता है, वे कई बार उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सच्चे डॉक्टर वो अनावश्यक टेस्ट नहीं करवा पाते हो, तो अस्पताल वाले उनको दरवाजा दिखा देते हैं। जी। तो ये मतलब ये समस्या कमर्शलाइजेशन की है, डॉक्टरों की समस्या नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम भी ठीक जी है। जी, कमर्शलाइजेशन की ये समस्या है, इसी वजह से दिक्कतें डॉक्टर्स को भी पेश ऐसे में आती हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी भी एक मजबूरी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी डॉक्टर विश्वजीत, आपके पास आना चाहूंगी। अब एलोपैथी आज एक महंगी स्वास्थ्य पद्धति बन गई है, ऐसे में इसका फायदा जन जन तक कैसे अब पहुंचाया जा सके? क्या फैमिली डॉक्टर्स की जो प्रथा है फिर से शुरू होनी चाहिए, जिससे कि हर परिवार को एक खास सेवा मिल सके, जैसे कि पहले हम देखा करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जैसे खो सी गई है? देखिए जयरा जी, मैं एक सर्जन हूँ और 30 साल से मैं लोगों की सेवा में हूँ जी। मैं ये चीज देखा हूँ, आप बोल सकते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन या डॉक्टर्स महंगे नहीं हुए हैं। महंगा हुआ है तो क्या हुआ है? महंगा हुआ है कि आपकी जो फैसिलिटीज आपको दिया जा रहा है, आपकी जो मशीनरीज, नए नए जो मॉडर्न मेडिसिन की जो मशीनरीज है, उनकी कॉस्ट, और कहीं ना कहीं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज है, इस सब पर देखा जाए तो ये सब मिलाकर उसको एक कॉस्ट को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। तो नेचुरली आप बोले कि ये महंगा हो गया है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि हम खाली एलोपैथिक सिस्टम या मेडिसिन या हॉस्पिटल्स को दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें कुछ हमारे भी कमियां रहती है। जैसे आप बोलते हैं कैसे पहुंचा जाए, तो हमारे पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा कि आप जब जाते हैं किसी सीनियर डॉक्टर के पास जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, उनको भी चाहिए कम, एक्चुअली फीस बढ़ाया जाता है इसलिए कि उनको भी कम पेशेंट देखने होते हैं, कम लोग लाने पड़ते हैं, लेकिन लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है कहीं ना कहीं वो उनको उनके पास भीड़ करवाता है। उनकी वजह से तो लोगों के पास चॉइस है, वो किसी भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, किसी भी सर्जन के पास जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाई हमको एक दिशा में सबको सेम एक्सपर्टाइज दिया हुआ है। तो कहीं हम चॉइस करते हैं, जैसे मेडिसिन की बात करते हैं, अगर हम मेडिसिन लिखते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप ब्रांडेड मेडिसिन लो या फिर आप जेनेरिक मेडिसिन लो। लोग उसको भी नहीं समझना पाता, वहां भी नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात हो गई कि इंश्योरेंस, जैसे आज के दिन में इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है जी। वो क्यों नहीं कराते हैं हम लोग? अपना इंश्योरेंस कराएंगे तो हम एलोपैथिक मेडिसिन का जो कॉस्ट है उसको आराम से ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा इस महंगीकरण में कि अगर हम लोग हमारा चॉइस को सही इस्तेमाल करते हैं और हम कहाँ जाना है, कैसा करना है, ये सब समझते हैं, तो मुझे लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन को कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं जिस अस्पताल में, मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हूँ, हमारे यहाँ गरीब से गरीब लोग हार्ट की ऑपरेशन, ब्रेन की ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब इतनी अच्छे स्कीम्स लाए हैं, लोग आके कराते हैं। बस आप अपने आप को एजुकेट करना है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें फेल हो रहे हैं।
जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब हम देखते हैं जैसे बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से गलत गाइडेंस देते हैं कि लोग उनकी बातों में आकर उस चीज का फायदा सही तरीके से नहीं उठा पाते। ये भी एक बड़ा रीजन इसके पीछे हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, आपके पास में आना चाहूंगी अब कि आयुर्वेद को आज भी एलोपैथी के मुकाबले सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है। आयुष मंत्रालय की कोशिशों के बावजूद भी ये लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया है। आखिर क्या वजह मानी जा सकती है इसके पीछे, ऐसा क्यों? नहीं, आपके जायरा जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पहले तो मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। आयुर्वेद जो है इसको समझना पड़ेगा, ये हमेशा से बहुत ही अलग है विषय। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। ये दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु कहते हैं शरीर, सत्य, इंद्रिय और मन, अर्थात आत्मा, माइंड और सेंस ऑर्गन और हमारी बॉडी, इनका ही कॉम्बिनेशन है। और इसको कैसे 100 साल तक जिए, जीवेम शरदम शता, ये जीने की कला आयुर्वेद है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में दो एस्पेक्ट हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और क्यूरेटिव एस्पेक्ट। रोग को जब अगर बीमार हो जाए तो उसको सही करना, लेकिन हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आत्र से विकार स्मनम चा। तो स्वस्थ रहने के लिए एक कला है, एक आर्ट है, इसीलिए ये जीवन पद्धति भी है, चिकित्सा विज्ञान भी है। बस ये है कि इसको समय के साथ साथ राज आश्रय जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। बजट की अगर आप कंपेयर करें जीडीपी की तुलना में, तो इसका बजट सिर्फ 2900 करोड़ के आसपास है। अभी रिसेंट गवर्नमेंट में इसको ग्रेजुअली बढ़ाया गया, डबल से ज्यादा कर दिया। लेकिन अगर आप ओवरऑल एज ए एंटायर अगर कंपेयर करें तो इट इज 1%, 1 से 2%। तो आप देखिए पूरे स्वास्थ्य सेवाओं में जहां आज पूरे देश में 7.2 लाख आयुष डॉक्टर हैं और करीब 18 करोड़ पेशेंट पूरे इंडिया में जिस सिस्टम में हो, उसमें मात्र 4000 के लगभग आपके सरकारी डॉक्टर हैं और करीब जो है 30,000 के लगभग डिस्पेंसरीज हैं। जबकि अगर आप ओवरऑल देखें तो आयुर्वेद क्या है, आप जीवन जीने की कला सिखाता है, आप बीमारी ना हो। और ये क्या है, प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा की परिभाषा बताई, या भी क्रिया भी अपनी जायन्ते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा कारणा कर्म तद्विजाम मतम। अर्थात शरीर के दोषों को, इम्बैलेंस को जो बैलेंस कर देना, और कैसी चिकित्सा, सा चिकित्सा कारणा, जिस करने से कोई फर्दर विकार ना हो। आज सारी पैथियों की तुलना में अगर आयुर्वेद अगर कहीं लीड लेता है, आयुष सिस्टम कहीं लीड लेता है, तो एकमात्र वजह ये है, सस्ता है, निरापद, सुलभ है और प्राकृतिक है। आप घर में जैसे अगर आप किचन की तरफ भागें, आप देखिए हल्दी से लेके आपको सारे मसाले हैं। अगर आप इनका अगर आप बॉडी के टेम्परामेंट को जान के, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहचान के अपने आधार पर अगर इनका हम सेवन करते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे चलें कैसे ना चलें, कैसे आहार विहार, औषध, ये 18 प्रकार की हैं। इसमें रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा और दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और यहाँ सतव्रत, कोड एंड कंडक्ट, मतलब जीवन में कैसे दूसरों से व्यवहार करें, कैसे सोचें। तो एक एंटायर एक पैकेज है, वो जीने की पद्धति है आयुर्वेद। तो भगवान ने जब जीवन दिया तो जीवन के साथ साथ एक कैसे हम 100 साल तक जीते, और 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मूल उत्तम। तो ये जो सारा का सारा एक सिस्टम है, इसको जीने के लिए आयुर्वेद बताया। और आयुर्वेद पंच महाभूतों को एक हार्मोनी माना है सारी दुनिया में, जो कि हमारा एटॉमिक बेस मानकर, जैसे हम केमिकल कंस्टिट्यूशन को न मान के हम प्रकृति के पंच महाभूत के आधार पर होते हैं। और इनके 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इनके इम्बैलेंस से ही रोग होता है, और इनके इम्बैलेंस को हम औषधियों के माध्यम से पूरा करते हैं। और जो बिल्कुल औषधियों के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये काफी सस्ता भी होता है जी। लोगों को इस दिशा में भी इसमें मदद मिल सकती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आसानी से आयुर्वेद के जरिए आप बेहतर इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल चर्चा हमारी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का कमर्शियलाइजेशन हो गया है, ऐसे में लोगों के पास क्या कुछ ऑप्शंस बचता है अपना बेहतर इलाज करवाने के लिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब मैं डॉक्टर विमल वाकलू जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, आज टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग के भी काम हो रहे हैं। क्यों डिजिटल टेक्नोलॉजी की उन्नति के बावजूद इलाज की कीमत कम नहीं हो पा रही है? आखिर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। टेक्नोलॉजी से काफी हमारा फायदा हो सकता है, लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। मैं टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं,
तो हमने एक मॉडल इवॉल्व किया था जिसमें कि हर गांव में एक लड़का हम चुन सकते हैं जिसने 10-12वीं तक पढ़ाई की हो, और वो एक पैरामेडिक के तौर पे उसको हम ट्रेन करें और उसको सारे इक्विपमेंट जो हैं जो गांव में चाहिए, ईसीजी मशीन वगैरह ये सारा, और लैपटॉप और मोबाइल फोन, सारी चीजें हम उनको दें। वो एक बैकपैक पे रहेगा, और जब भी किसी को कोई परेशानी हो गांव में, क्योंकि 70% भारत गांव में रहता है, लगभग 100 करोड़ लोग, तो वो लोग किसी को भी परेशानी हो उस गांव में जी, वो टोल फ्री नंबर उसका डायल करें और फिर जाके वो उसके पास जाए और वहां पे लैपटॉप खोले और एक लिंक एस्टैब्लिश करे डॉक्टर के साथ, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में होगा, वहां का जो मुख्य हॉस्पिटल है स्टेट का। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो लखनऊ में जी, तो वहां पे डॉक्टर उस पेशेंट को देखेगा और देखने के बाद यदि उसको टेस्ट की जरूरत पड़ी तो टेस्ट पैरामेडिक करेगा, लेकिन रिजल्ट डॉक्टर के स्क्रीन पे आएगा जी, और अगर डॉक्टर को थोड़ा परेशानी है तो वो स्पेशलिस्ट को ले सकता है लाइन पे, और इस प्रकार वो उसको दवाई बता सकते हैं क्या खानी है, और दवाई भी ऑनलाइन आ सकती है। साथ में यदि उनको लगा कि ये सीरियस है और टेलीमेडिसिन से नहीं हो सकता है तो उनको जीपीएस लोकेशन पता है डॉक्टर की, जो पैरामेडिक की, और वो नियरेस्ट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेज सकते हैं जी, जी, जहां से कि फिर आयुष्मान भारत का शुरू हो सकता है वो सेवा। तो इस प्रकार एक गांव के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड टीम बनाई थी, और इसमें कमर्शलाइजेशन का चांस नहीं है कि वहां पे पहले ही स्क्रीनिंग हो जाती है। वो जो लोग कुछ अस्पताल, निजी अस्पताल गांव में जाके लोगों का टेस्ट करते हैं और फिर आयुष्मान भारत में ले जाते हैं और उनके 5 लाख रुपया निकाल के अगर उनका दूसरा कोई सदस्य बीमार पड़े तो उसको फिर वो सेवा भी नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल विमल जी, और एक बेहतरीन ऑप्शन है ये, जिस तरीके से लोग इसके जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं और कोई भी बेहिसाब पैसा उनसे नहीं ले सकता है, और ये एक अच्छी चीज यहाँ पर शुरुआत इसकी की गई है। डॉक्टर आपके पास आना चाहूंगी, डॉक्टर विश्वजीत। आज जब डॉक्टरों और अच्छे अस्पतालों की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलती है, तो भी सेल्फ केयर को स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए सबसे अच्छा साधन ही क्यों माना जाता है? क्योंकि सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप कुछ भी इलाज करिए, लेकिन अगर आप सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए जरा जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 2 शब्द और उसमें ऐड करूंगा। तो हम बोलेंगे सेल्फ हेल्थ केयर या स्वयं स्वास्थ्य सेवा। इसका जरूरी इसलिए है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे शुरुआत ये है कि हम लोग को सोचना पड़ेगा, हमको स्वास्थ्य को बीमारी से अलग करना पड़ेगा। जिस अस्पताल हम बता रहे हैं कि जिस मेडिकल सिस्टम की मैं सदस्य हूँ, वो बेसिकली वहाँ हम आपके बीमारियों का इलाज करते हैं। वो देखा जाए तो वो डिजीज केयर सेंटर्स, वो हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, एक मिसनोमर है, क्योंकि वहां पर हम आपके डिजीज को ट्रीट करते हैं। अगर स्वास्थ्य को देखा जाए तो ये है अपनी जिम्मेदारी। मैं बताता हूँ, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि अपने स्वास्थ्य अपने हाथ, यही ये सच्ची विकास। जी डॉक्टर विश्वजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे कि सेल्फ केयर किस तरीके से की जाए, और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर विश्वजीत को जल्द से जल्द दोबारा जोड़ने की। डॉक्टर राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास आते हैं। अब डॉक्टर राजीव, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से हम सेल्फ केयर की तो बात कर ही रहे हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? सेल्फ केयर किस तरीके से की जानी चाहिए? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आपने स्वस्थ रहने के लिए एक तो जो हेल्थ की डेफिनेशन है ये सारी दुनिया में एक अलग है, और WHO ने भी इसको माना है। सम दोषः सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभि दीयते। अर्थात जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जैसे दोष धातु मल, इनका बैलेंस रखना, और जो हमारे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो एस्पेक्ट हैं, जैसे कि प्रसन्न आत्मा और इंद्रिय, इनको बना के रखना, यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, साइकोसोमेटिक ऑर्डर से डिसऑर्डर से दूर रखने के लिए हमारे यहाँ पहले अपनी के आधार पर, ऋतु के आधार पर, दिनचर्या के आधार पर खाना पीना, मतलब क्या खाएं, कैसे, आहार एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आहार करने के तरीके भी बताए हैं। आहार
से आयतन बताए हैं और आहार करने के तरीके के जल्दी जल्दी ना करें, तेज ना करें, तन्मय होकर करें। आजकल आप देखिए घर में आहार करते हैं तो खाने का भी कुछ पता नहीं, टाइम का भी कुछ पता नहीं। असली आधी बीमारी की तो यही है। सेल्फ कर यहाँ से शुरू होती है। एक तो विद बुक, मतलब अपने शरीर के अनुकूल है उसको खाएं। विद बुक, अल्पाहार करें लेकिन करें, और काल समय से भोजन करें। आप अगर समय से भोजन करेंगे, समय से उठेंगे, समय से जागेंगे। आज देखिए फेसबुक जनरेशन है ये, और सारी की सारी जो है तो 9 बजे सोने का सिस्टम है वो खत्म हो गया। रात में 12 बजे जो है फिर पढ़ने का सिस्टम है, उस समय लोग जाग रहे हैं। तो लोगों की आंखें खराब हो रही, कंप्यूटर पे 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल काम कर रहे हैं। तो आधी की आधी जो नई नई बीमारियां आ रही हैं हमारी इम्यूनिटी के लॉस की वजह से या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से आ रही हैं। जीवन की पद्धति को सुधारना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जी बिल्कुल, अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस लाइए और दिनचर्या उस हिसाब से करिए। और योग, आयुर्वेद का एक दूसरा एस्पेक्ट है योग, आयुष पद्धति का। तो योग को जीवन में अपनाना है। अगर आप 45 से 50 मिनट, अगर 1 घंटा अगर योग करते हैं, वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं। इसके अलावा आयुर्वेद में और कुछ चीजें हैं जिनको हम नित्य रूप से ले सकते हैं। उनको कहते हैं रसायन। रस कहते हैं पुष्टि, न्यूट्रिशन, और आयन कहते हैं मार्ग, न्यूट्रिशन का मार्ग। तो रसायन के लिए हमारे यहाँ लिखा है दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम बलम तरुण वया वाक्य सिद्धि प्रणत क्रांति लभते सा रसायनम। माने जरा व्याधि को नष्ट करे वो रसायन है। तो रसायन को हम दैनिक रूप से खाते रहते हैं। अगर व्याधि के अगर ज्वर हो गया तो गिलोय एक रसायन है। अगर अपने वायरल रोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो तुलसी एक रसायन है। बॉडी के लिए जो है एलर्जी के लिए हल्दी एक बहुत अच्छा रसायन है। तो अगर खांसी हो गई तो बासा एक रसायन है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो अर्जुन एक रसायन है। अगर आपने वेदा बढ़ानी है तो ब्राह्मी एक रसायन है। अगर आपने छाती के लंग्स के डिजीज से बचना है तो ब्लैटिक रसायन है। अगर आपने पौष्टिक, अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन में तो फिलाजीत एक रसायन है, अश्वगंधा एक रसायन है। आज आप कोरोना के टाइम में देखिए सारी दुनिया नतमस्तक हो गई है इस सामने, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी ही अगर है तो हम करेंगे सर्वाइवल द फिटेस्ट। जी आज फिटेस्ट का जमाना है। और फिट रहने के लिए जो डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि स्व केयर, को अगर कहें स्व अवस्था, जो स्व अवस्था है वो कहती है सद्चित और आनंद। जी बिल्कुल डॉक्टर राजीव, सेल्फ केयर बहुत ज्यादा ऐसे में जरूरी है। और चलते चलते एक आखिरी सवाल विमल जी आपसे यही करना चाहूंगी कि आज हर क्षेत्र में सरकारें पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती हैं, निजी क्षेत्र में एनजीओज को भी आगे हाथ बढ़ाना होगा, तो किस तरीके से हम लोगों की मदद ऐसे में कर सकते हैं? ऐसे में अवेयरनेस लोगों में जनरेट करके कि भाई जैसे कि विश्वजीत जी ने भी और राजीव जी ने भी बोला कि सेल्फ केयर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उस पर अगर हम ध्यान दें तो फिर जो अगला स्टेप है जहाँ पे कि रोग का इलाज होना है उसकी जरूरत ही ना पड़े, वही सबसे अच्छा है। और इस संबंध में जितना हम लोगों में जानकारी जागरूकता बढ़ाएं तो उतना लोगों को मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए, ताकि वो तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा उठा सके और कोई उनके साथ बेवजह कोई खिलवाड़ ना कर सके और बेवजह पैसे ना ले सके। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।